हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का पीजीटी का अपना सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 2020 पीआरटी जो लेवल 1 और लेवल 2 हम कर चुके हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए एस्टेट की प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम अपने कंसेप्ट भी देखेंगे और इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है वो तरीका भी आप लोगों को अपनाना है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो किस तरीके से क्वेश्चंस हल करने हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है और प्लेलिस्ट बना रखी है स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, तो वहां पे जरूर देख ले। यदि आप हरियाणा जी के हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग देखना चाहते हैं वो भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, तो जरूर देख लें। और पीडीएफ वगैरह के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, माई एग्जाम के नाम से है। सारे के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है लेवल 3 का, अब आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच तो बिल्कुल आपको आने ही आने चाहिए, एरर के लिए बहुत ही फायदेमंद आपकी होंगी वो। तो यहां पर बताना कि सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर कौन सी है भाई। देखो, सबसे पहले तो भाई ग्रामर की स्पेलिंग कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। GRAMMAR आएगा। ठीक है, कई बार यहाँ पे ई दे दिया जाता है और बच्चे या तो सिंगल एम करके आते हैं GRAMER, या फिर GREMER करके आते हैं। तो ये स्पेलिंग याद कर लेना, साथ के साथ इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम, ग्रामर, ठीक है, इस तरह की के। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इनकरेक्ट पार्ट बताना कौन सा है। डेट इज ट्वाइस आई हैव, इसका मतलब है आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। वो कह रहा है इस हफ्ते में ये दूसरी बार हुआ है कि मैं अपनी डायरी लाना भूल गया हूं काम पे। तो यानी कि भूल गया ना, तो भूल गया यानी कि पास्ट का है, तो हैज है वो आपका कौन सा होता है, आपका प्रेजेंट का होता है। और दूसरी बात जो फॉरगेट है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म में नहीं करते। जैसे मैं भूल गया या मैं भूल रहा हूं, ये स्टैटिक होती है आपकी, इसके साथ आईएनजी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको इतना भी पता होता तो तुक्का लग जाता कि भैया इसमें होगी। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन इसका होगा कि भैया पास्ट में है, जब भी इस हफ्ते में दूसरी बार हुआ है मैं भूल गया, तो आई फॉरगॉट आएगा। ठीक है, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट आप यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। क्लियर है। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको फिल करना है ये कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा इन चारों में से। क्वेश्चन पढ़िए। ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज। अब देखो, जब भी आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन ही तो है कि ये बहुत बढ़िया है, इन दो में से दिस, ये वाला बढ़िया है या मोर इंटरेस्टिंग है, रुचि वाला है, तो दो चीजों में से जब भी आप सिलेक्शन करते हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव। एडजेक्टिव की तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन दो में से चॉइस करना है ऑफ द टू, तो दो के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। और डबल सिलेबल में मोर और मोस्ट लगा के आपकी बनती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी कि जो आप टुकड़ों में बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ठीक है, डबल टुकड़ों में तोड़ सकते हैं सिंपल भाषा में, तो मोर और मोस्ट लगा के बनेगा, तो क्या आ जाएगा? मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, दिस इज यहां पे आप लिखोगे मोर इंटरेस्टिंग। कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे मोर क्यों लगाया समझ में आ गया, क्योंकि ये आप दो बार बोल रहे हो इंटरेस्टिंग। ये सिंपल तरीका है कि मोर किस में लगेगा, जो बड़े शब्द हैं, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, जिसको आप एक ही सिलेबल में बोल दें, एक ही बार में बोल दें, उसमें ER और EST लग के बनेगा। ER और EST लग के आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। हो जाएगा क्लियर। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, जब भी आप दो में से एक का सिलेक्शन करते हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज करते हैं, मोर के साथ किसका यूज करते हैं? दा का। जैसे मैं कहूं दोनों बहनों में से ये बेहतर है, तो आप कैसे बनाएंगे? सी इज द बेटर, सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। भैया जब भी दो में से सिलेक्शन करना हो कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा आएगा और उसके बाद ऑफ का यूज करेंगे।
ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे तो द सुपरलेटिव के साथ आता है, लेकिन दो का कंपैरिजन आप कर रहे हैं, बाद में ऑफ दिया है, तो पहले क्या आएगा भैया, द आएगा ही आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होते चल रहे होंगे। अगला है चेंज द नरेशन। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ही सेड, आपको कुछ नहीं देखना, आई हैव बीन स्पेंडिंग, ठीक है, आई हैव बीन स्पेंडिंग, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो आपका टेंस किस में चेंज होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, बस आपको ये देखना है। यानी कि हैज हैव बीन, हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किस में चेंज हो जाएगी, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में। बस ये देख लो किस सेंटेंस में हैड बीन दिया है, वही हमारा ऑप्शन होगा। यहाँ पे हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन हो सकता है। आगे देखते हैं, इज स्पेंडिंग आ गया, हैज हैव इज में चेंज नहीं होगा, हैड थर्ड फॉर्म में नहीं चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज नहीं होगा। बस बाकी कुछ देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। समझ में आ गया? हैज हैव बीन किस में चेंज होगा, हैड बीन में। बस जिस ऑप्शन में हैड बीन दिखा मिल जाए आपको, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वही हमारा ऑप्शन। इज है नहीं होगा, हैड थर्ड फॉर्म नहीं होगा, स्पेंट है नहीं होगा। अब एक चीज और यहाँ पर देखो, सैड को यहाँ पे टोल्ड में दे दिया, क्योंकि आपको तो पता है भैया सैड टू टोल्ड में चेंज होता है, कई बच्चे इसको नहीं लगा के आते पहले ही, ठीक है, तो यहाँ पे सभी में ही इसमें सैड दिया है, आगे बिना देख के आप इसको टिक कर देते जो आपका गलत होता। आप क्या करते, इसमें टोल्ड है टोल्ड है टोल्ड है, सैड तो सैड में रहेगा, तो ये ऑप्शन आगे देखी नहीं आपने भैया, वो हैव बीन को इसमें फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर रहा है, ऐसे नहीं देखना है, पीछे वाली देखनी है आपको। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें देखो दिया तो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो भैया इसको क्रॉस कर लेना, बस आपको टिक करना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के थोड़ी ना ये सारे के सारे ऑप्शन। अब इस तरीके को कैसे करोगे, देखो वाक्य सबसे पहली बात तो हमारा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन का मतलब इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, तो वो कह रहा है हु डैश वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, कौन आ रहा है मुझे देखने, ठीक है, कौन आ रहा है मुझे देखने इस मॉर्निंग में। तो देखो यहाँ पे यू शुड से है भैया, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद है मॉडल्स, यहाँ पे इंटेरोगेटिव बनाना ना, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट। अगले में सब्जेक्ट के बाद है तो यू भी नहीं होगा, और दूसरी बात डिड भी सेकंड और सेड भी सेकंड है, दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पे डिड यू से डैट है वो नरेशन में होता है, तो हमारा ऑप्शन होगा हु डिड यू से, किसने कहा, वो पूछ रहा है वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। क्लियर है? इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेशन में ही सेंटेंस हमारा चलेगा। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा क्या होता है, अभी हमने किया, नरेशन भी दी थी इसकी, हैज हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर और सिंस का। यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 महीने, इस तरीके से 4 दिन, और एक फिक्स आपको टाइम दे दिया 1970 मॉर्निंग इवनिंग, ये फिक्स है तो सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे भैया फील करो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या बीन स्लेप्ट है, नहीं है, हेल्पिंग वर्ब गायब है, इज तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पे बीन स्लीपिंग दिया है ये भी नहीं, तो बचा एक ही हैज बीन स्लीपिंग, और ही के साथ क्या आता है, हैज, क्योंकि सिंगुलर है तो ही हैज बीन स्लीपिंग, और कितनी देर से सो रहा, 5 घंटे से, तो पीरियड ऑफ टाइम है, लंबा अंतराल है, तो 4 यूज करेंगे। क्लियर है? क्या आ जाएगा, स्लीपिंग। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है, इसमें क्या आएगा, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ्स, वो कह रहा है कि जो
विजिटर्स के नंबर बढ़ रहे हैं, फुटपाथ को खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं या रहे थे, यानी कि ये कंटिन्यूअस में है और पास्ट होगा या फिर आपका प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो द ग्रोइंग यानी कि फिक्स नंबर, जो हम दा यूज करते हैं नंबर्स के साथ, ठीक है, और काउंटेबल्स के साथ, ठीक है, काउंटेबल्स है, विजिटर्स है, तो जो दा होता है आपका एक निश्चित संख्या आपको दिखाता है। क्या दिखाता है? निश्चित संख्या, डेफिनेट नंबर दिखाता है। तो इसके बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, लेकिन भैया जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर आती है। कौन सी आती है? सिंगुलर। तो ये ध्यान रखना है आपको। द नंबर ऑफ, ठीक है, द ग्रेट नंबर ऑफ, इस तरीके के जो वर्ड होंगे वहां पे आप क्या यूज करेंगे? नाउन तो प्लूरल होगी लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। तो कुछ यहाँ पर विजिटर्स को देख के आर लगा देंगे, जो कि गलत होगा। आंसर की में आप देख के लगाएंगे और वही पहले ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे डेफिनेट है तो यहाँ पे आएगा इज डैमेजिंग, कर रहे हैं। वर्ड डैमेज तो होगा नहीं, वोज डैमेज पैसिव तो है नहीं, ये भी गलत होगा। तो यानी कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कर रहे हैं। क्लियर है? और यहाँ पे यदि ए होता ए, तो ये हमारा डेफिनेट नहीं होता, निश्चित संख्या नहीं होता, तब ये हमारा ठीक होगा आर डैमेजिंग। क्लियर है? ए होगा तो आर आता, दा है तो निश्चित संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे विजिटर्स को देख के आर नहीं लगाना भाई, तो दा को देख के इज लगाओगे। क्लियर है? ये कंसेप्ट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। जहां भी आपको दा दिखे, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, उसके बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। आगे यहां पे भी ऐसी गलती की है भैया, फिल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा नहीं है। तो सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, शो कह रहा है कि वो उन आदमियों में से एक है। उन आदमियों में से एक है। कौन से आदमियों में से एक है? वो कह रहा है कि वो उन आदमियों में से एक है जिनका मैं आदर करता हूं। ठीक है, जिनका मैं आदर करता हूं। तो ये रिलेटिव है आपका, तो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे जो यूज होता है, हु होगा या फिर हुम होगा या फिर दैट होगा, वो किसके अकॉर्डिंग आता है? उससे पहले जो एंटीसीडेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आता है। लेकिन यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होती है भैया, अगर हमें इनको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है तो आएगा हु या फिर दैट, लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में यूज करना है तो हुम आएगा। कहने का मतलब क्या है? तो वर्ब काउंट कर लो और सब्जेक्ट काउंट कर लो। सी इज, तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब मिल गई इज। वन ऑफ द फ्यू पीपल, उनमें से एक है जिनको मैं आदर करता हूं, जिनका मैं आदर करता हूं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई लुक। तो यानी कि भैया और तो कोई वर्ब बची नहीं। अगर और वर्ब होती तो हम हु लगाते, अगर नहीं है तो यहाँ पे हुम आना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, या फिर आई लुक अप टू आना चाहिए। ठीक है, वो आप देख लेना इसका आंसर क्या दिया है। आना चाहिए था इसका करेक्ट हुम, जिसको, हुम आई लुक अप टू या फिर आई लुक अप टू। ठीक है, वो तो तब आता अगर इस सेंटेंस में और आगे ये कंटिन्यूअस होता और एक और वर्ब यहाँ पे होती। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट हमें मिला नहीं, तो नहीं मिला तो इसको सब्जेक्टिव केस में हम हु यूज करेंगे। क्लियर है? इस तरीके से ये आपका यूज होता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना भैया, हु और दैट का हम सब्जेक्टिव और हु हम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पेयर बना लो सब्जेक्ट का वर्ब, जो एक्स्ट्रा वर्ब बच गई तो फिर भैया हु आएगा, वर्ब नहीं बची तो फिर तो आना ही नहीं है हु। अरेंज करना है फॉलोइंग को करेक्ट ऑर्डर में। अब देखो इसका ऑर्डर मैं बता दूं आपको, एक सेंटेंस में बताता हूं। इफ आई हैड स्टडीड, अगर आपने पढ़ा है तो, अगर ये इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, इसका मतलब है यदि मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। हैड थर्ड फॉर्म, उसके बाद वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव से पहले हैड थर्ड फॉर्म आती है। वुड हैव से पहले क्या आती है?
हैड थर्ड फॉर्म आती है, तो वो कह रहा है कि भैया यदि मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता। और इसमें कह रहा है रिजाइंड टू सेक हिम हैड ही नॉट ही वुड हैव बीन फोर्स्ड। अब देखो रिजाइंड यानी कि वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट भी होना चाहिए, इसका ढूंढोगे हैड थर्ड फॉर्म, हैड ही नॉट रिजाइंड, ठीक है, हैड ही नॉट रिजाइंड, हैड ही नॉट रिजाइंड, हैड थर्ड फॉर्म हो गई। अब वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी, तो वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम, ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे आएगा हमारा थर्ड, उसके बाद आएगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा फोर्थ, उसके बाद आएगा सेकंड। तो हैड थर्ड फॉर्म, हैड ही नॉट रिजाइंड सेकंड नंबर पे, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, क्या फोर्स करते, टू सैक हिम, ठीक है। ये तो 3 1 4 2, इसका मतलब क्या है, यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता, हैड ही नॉट रिजाइंड, यदि उसने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम मजबूर हो जाते उसको निकालने के लिए। तो इससे पहले तो उसने खुद ही दे दिया भाई, ठीक है, तो उसको बर्खास्त करने में मजबूर हो जाते, तो उसने तो पहले ही दे दिया ना, पहले नहीं दिया होता, हैड यदि नहीं देता तो हम निकाल देते या फिर मजबूर हो जाते। तो हैड ही नॉट रिजाइंड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम। नेक्स्ट है यहां पे आपको बनाना पैसिव, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो हैज थर्ड फॉर्म का क्या होता है भैया, हैज थर्ड फॉर्म का होता है हैज हैव बीन थर्ड, हैज बीन थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। हैज हैव थर्ड फॉर्म किसमें चेंज होती है, पैसिव, हैज हैव बीन लग जाता है थर्ड फॉर्म, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। वो कह रहा है समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, क्या चुरा ली भाई, पॉकेट मार ली, तो यानी कि जो पॉकेट है वो आगे आ जाएगा, तो माय पॉकेट, तो माय पॉकेट आगे आ गया, कौन से में, इसमें देखते हैं, माय पॉकेट आगे आ गया। हैज पिक्ड किस में चेंज हो गया, हैज बीन पिक्ड, हैज बीन पिक्ड में हो जाएगा चेंज, किसके द्वारा, बाय समवन, तो वो बाय लगा के सब्जेक्ट का पीछे ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट का कहां चला जाएगा पीछे, और बाय लगा दोगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं भैया। तो माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, तो थर्ड आंसर, फोर्थ हमारा आंसर टिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो माय पॉकेट पिक फर्स्ट फॉर्म है, गलत, समबडी पिक्ड माय पॉकेट, यहाँ पे तो एक्टिव ही बना दिया उसने, माय पॉकेट इज पिक्ड है, इज थर्ड फॉर्म में थोड़ी ना चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा, हैज बीन, तो कहीं पे भी हैज बीन दिख जाए वही हमारा आंसर, ठीक है। अगला है ग्रामेटिकल करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। आप देखो कुछ एडवर्ब आपके होते हैं जिनमें हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब्स के। अब यहाँ पे जो नो सूनर है ये आपका इन्वर्जन से स्टार्ट होता है, इन्वर्जन का मतलब ये पहले आ गया अगर, तो आपकी सब्जेक्ट बाद में आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, और नो सूनर के साथ हम यूज करते हैं देन, THAN, THEN नहीं THAN। तो भैया किस किस में है, यहाँ पे है देन, यहाँ पे एंड यूज किया है तो गलत, THEN यूज किया है ये भी गलत, उसके बाद नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन, यहाँ पे देन यूज किया ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच गया वैसे भी हमारा, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो याद रखना नो सूनर के साथ हम किसका यूज करते हैं, देन, THAN, ठीक है। उसके बाद डिड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बाद में, इन्वर्जन है, डिड वी इंटेरोगेट बन जाएगा, और उस डिड के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, हम पहुंचे ही थे रेल आ गई। तो नो सूनर के साथ देन यूज करते हैं जहां पे भी दिख जाए करेक्ट। आगे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। डैश दे स्लेप्ट साउंडली, हॉट दो वॉज द नाइट एयर, वो कहना चाह रहा है यहाँ पे हालांकि रात को इतनी गर्मी थी फिर भी वो गहन नींद में सोए, तो रात में इतनी गर्मी थी। हॉट दो वॉज, तो वॉज यहाँ पे पहले आ गया, गलत होगा, हॉट दो द नाइट एयर वॉज, ठीक है, नाइट एयर वॉज, हॉट थी फिर भी वो कैसे सोए, गहन निंद्रा में सोए। हॉट वॉज द नहीं, हॉट आल्दो द नाइट एयर वॉज नहीं,
ये होगा इसका होट दो द नाइट एयर वॉज। ठीक है, हालांकि रात में इतनी गर्मी थी फिर भी वो गहन नींद में सोए, गहरी नींद में सोए। तो इसका होता है भैया, ये फ्रेज याद कर लेना, होट दो द नाइट एयर वॉज। ठीक है, इंटरोगेटिव ये सिंपल है ये। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिल करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे भी भैया कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, वैसे आपको फिल करना है यहाँ पे इस डैश को। थिंग्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। वो कह रहा है कि सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जूली को दी जानी चाहिए नौकरी। कौन सोचता है? ठीक है, तो कह रहा कि प्रैक्टिकली एवरीवन थिंक्स, कि एवरीवन है यहाँ पे, हर कोई सोचता है कि जूली को नौकरी दे देनी चाहिए। या फिर वो ये कहेगा कि नाइदर ऑफ अस, कि हम दोनों में से, ठीक है, हम में से कोई भी नहीं सोचता कि जूली को नौकरी दे देनी चाहिए। या आ नंबर ऑफ पीपल, आ नंबर ऑफ पीपल अभी मैंने बताया था, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपका थिंग्स नहीं आएगा। अगर यहाँ पे दा होता, दा नंबर ऑफ, तो भैया ये भी ठीक हो जाता हमारा, तो तीनों ठीक हो जाते। लेकिन इस ए की वजह से ये तो हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि ए के साथ आपकी जो नाउन है वो भी प्लूरल और जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी, तो रह गया एक और दो। ठीक है, नाइदर ऑफ अस, हम दोनों में से। क्लियर है? कोई नहीं सोचता या फिर सब सोचते हैं, ऐसे ही तो बनेगा। नेक्स्ट है, टू हैव अ बी इन द बोनेट मीन्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब है, बी इन द बोनेट का मतलब होता है भूत सवार होना या सनक सवार होना। होता ना कि मधुमक्खी भी 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 इस तरीके से करती रहती है, जैसे पता नहीं क्या पागल सी हो गई हो वो। ठीक है, तो उसका मतलब होता है समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, किसी चीज का भूत सवार हो जाना या सनक सवार हो जाना होता है। ठीक है, ऑब्सेस्ड विद समथिंग होता है भूत सवार होना। ठीक है, गाए जाओ किसी चीज के बारे में, गाए जाओ। ठीक है, कीप्स ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज यू थिंक वही चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज यू थिंक द थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार एक बार बता दिया, फिर दोस्त आएगा फिर बताने स्टार्ट हो जाओगे, फिर आएगा फिर कहते यार तुमने तो सुबह से मेरा दिमाग खा लिया, के भूत सवार हो रहा है। तो यानी कि भूत सवार होना, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। ठीक है, बी इन द बोनेट। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। फील करना है कि कौन सा पार्ट है यहाँ पे जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, गलत बताना है। वो कह रहा है द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल, देश की जो सप्लाई ऑफ ऑयल है इज सून रनिंग आउट। ठीक है भैया, सबसे पहली बात तो सून जो होता है जल्दी, रनिंग आउट मतलब खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? जल्दी ही। तो रनिंग आउट या तो ऐसे बोल लो सून, या फिर वर्ल्ड सप्लाई विल रन आउट सून, ये गलत होगा हमारा। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे एरर है। ठीक है, वर्ल्ड्स यानी कि पॉजेसिव लगाया है देश की, देश की क्या सप्लाई ऑफ ऑयल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसमें हमारी एरर है। नेक्स्ट, जंक्चर का मतलब बताना है यहाँ पर क्या होता है। देखो जंक्चर का मतलब तो वैसे कई चीजें होती है। जंक्चर का मतलब पॉइंट होता है, क्या होता है, समय होता है, घड़ी होता है, या फिर वहां पे जंक्चर पॉइंट आपने देखा होगा दो चीजें मिलती हैं आपस में, तो इस सेंस में होता है। यहाँ पर जॉयस मैनर दिया है, खुशी का तरीका नहीं भाई। टू पुट इन डेंजर, खतरे में डालना, ये भी नहीं। टू साउंड हार्सली, ये भी नहीं, तेज या हार्श तरीके से बोलना। तो रह गया एक, तो यहाँ पे पॉइंट दिया है। जंक्चर का मतलब होता है पॉइंट, समय, घड़ी। रेंडर्ड क्रिटिकल बाय द सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब होता है आपका संकट काल का समय आप कह सकते हैं। जंक्चर का मतलब संकट काल आप इसको कह सकते हो। रेंडर्ड का मतलब होता है कि किसी स्थिति में डालना, या तो किसी आदमी को या किसी वस्तु को मुसीबत में डालना या मुश्किल चीज में डालना। तो वो समय या वो पॉइंट जब आपको संकट के उसमें डाल दे उसको बोलते हैं जंक्चर पॉइंट।
तो यहाँ पे हो जाएगा जंक्चर। क्या हो जाएगा जंक्चर का मतलब पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियों द्वारा बिंदु को गंभीर बना दिया गया, ठीक है, उस चीज को गंभीर बना दिया, संकट काल का समय है, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि उन्होंने रेंडर कर दिया, डाल दिया, ठीक है, क्रिटिकल बना दिया उस पॉइंट को, ठीक है, जंक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये थे भैया आपका इंग्लिश का। तो 2020 के हमने सारे के सारे पेपर कर लिए हैं इंग्लिश सॉल्यूशन के, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और आपको पता भी लग गया होगा किस तरीके से पेपर सोल्व करना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके लेवल 1, 2 और 3 में, और किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कहाँ पर हमारी कमी है, वीक पॉइंट क्या है जिससे हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, जिस भी चीज़ की आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके भी जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।